हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोटीन के क्या क्या कार्य होते हैं, है ना। कि प्रोटीन किस तरह से हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण होता है। अब आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोटीन का पाचन और अवशोषण हमारे शरीर में कैसे होता है और किस तरीके से वो हमारे शरीर में जाके हमारे शरीर की जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं उनको करता है, हमारे शरीर में कैसे वो यूटिलाइज्ड होता है और किस तरह से सारे अंगों तक पहुंचता है ना। तो सबसे पहले जो जानने वाली बात ये है, आपको पता होगा कि प्रोटीन की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो अमीनो अम्ल होती है ना। अमीनो अम्ल 3 तरह के होते हैं, वो भी पता है आपको। आवश्यक, आवश्यक, अनावश्यक और जो सेमी एसेंशियल होते हैं, है ना। तो जो 3 तरह के अमीनो अम्ल होते हैं, जो आवश्यक होता है उसको क्या करना होता है, हमें लेना पड़ता है बाहर से, जो डाइट के थ्रू हमें लेना पड़ता है और जो शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, जो शरीर की सभी महत्वपूर्ण क्रियाओं को करने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। ये 10 तरह के होते हैं, आपने नोट्स में लिखा होगा, है ना। तो अल्टीमेटली जो प्रोटीन होता है वो टूटने के बाद अमीनो अम्ल में बदलता है और अमीनो अम्ल ही हमारे शरीर में फर्दर यूटिलाइज्ड होते हैं, ठीक है। अब कैसे पाचन होता है प्रोटीन का वो हम लोग देखेंगे। तो प्रोटीन का पाचन जो होता है वो, जैसे हमने कोई चीज़ खाई, ठीक है, मान लो कि कोई रोटी खाई या दाल पिया हमने या दूध पिया या पनीर खाया तो मुंह में गया, है ना। लेकिन मुंह में कोई ऐसा एंजाइम नहीं होता है, मुख में जो होता है कोई ऐसा एंजाइम नहीं होता है जो प्रोटीन का पाचन कर सके। बहुत सारे ऐसे जो मांसाहारी जंतु होते हैं उनमें कुछ में ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो प्रोटीन का पाचन करते हैं, लेकिन जो ह्यूमंस होते हैं उनमें ऐसा कोई एंजाइम नहीं होता है जो प्रोटीन का पाचन कर सके। अब जो भोजन है वो कहाँ आता है, अमाशय में आता है या स्टमक में आता है, ठीक है। अब स्टमक में क्या होता है, यहाँ पे उसको अम्लीय माध्यम मिलता है, ठीक है। जो प्रोटीन होता है वो, जो भोजन होता है वो अम्लीय माध्यम में आता है। अब यहाँ पे क्या होती है, जो स्टमक की म्यूकोसा होती है, जो लाइनिंग होती है अमाशय की, उसमें कुछ सेल्स होती हैं, ठीक है, उनको पेप्टिक सेल कहा जाता है, ठीक। अब पेप्टिक सेल से एक एंजाइम निकलता है पेप्सिनोजन, ठीक है। नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा कि पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, पर ये जो एंजाइम निकलता है इसका नाम होता है पेप्सिनोजन। वो पेप्सिन क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो पेप्सिन होता है ये एक्टिव फॉर्म होता है एंजाइम का, और पेप्सिनोजन जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म होता है। और जो हमारी सेल होती हैं आमाशय की या फिर जो भी मसल्स हैं सब प्रोटीन की बनी होती है। अगर ये एंजाइम क्रियाशील अवस्था में रहेगा, है ना, अगर एक्टिवेटेड फॉर्म में रहेगा तो क्या करेगा, वो सारी सेल को भी डाइजेस्ट कर देगा, जो हमारी लाइनिंग है सब चीज़ों को वो डाइजेस्ट कर देगा। इसलिए ये जो एंजाइम होते हैं बहुत ही, हमारा शरीर बहुत ही सिस्टमैटिक वे में बना है, उसको पता है कि क्या चीज़ कहाँ से निकलनी है जिससे हमारे शरीर को हार्म ना हो, लेकिन जो चीज़ें हैं, जो कार्य है हमारे शरीर का वो सही तरीके से होता रहे। तो इसलिए पेप्सिनोजन एंजाइम निकलता है और ये जब भोजन के साथ मिक्स होता है, ठीक है, जब भोजन आता है और ये भोजन के साथ मिक्स होता है तब ये बन जाता है पेप्सिन, ठीक। तो पेप्सिन बन जाता है, अम्लीय माध्यम रहता है, ठीक। तो ये पेप्सिन जो होता है वो फूड के साथ मिलके यहाँ पे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो यहाँ के माध्यम को अम्लीय बनाता है, ठीक। अब ये पेप्सिन बन गया। पेप्सिन क्या होता है, एक एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम होता है। एंडोपेप्टाइडेज मतलब क्या होता है, जो अंदर से बॉन्ड्स को तोड़ता है। जैसे मान लो कोई बर्फ़ की सिल्ली हो या कोई ईंटा हो, उसमें बीच से कोई हथौड़े से मार देता है। जब बीच से कोई हथौड़े से मारता है तो बहुत सारे टुकड़े जो होते हैं, छोटे बड़े अलग अलग टुकड़े हो जाते हैं उस चीज़ के। वैसे ही ये जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, बीच से बॉन्ड को तोड़ता है और उससे क्या होते हैं, छोटे 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 बड़े अलग अलग तरीके प्रोटीन के टुकड़े हो जाते हैं। इन टुकड़ों को क्या कहा जाता है, पेप्टोन्स, प्रोटियोजेज या पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जो हमारा पेप्सिन है, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे एक और एंजाइम होता है रेनिन, ठीक है। लेकिन ये नॉर्मली इन्फेंट्स में होता है या बच्चों में होता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये मेनली दूध का पाचन करता है। लेकिन रेनिन भी रेनिन के फॉर्म में सिक्रीट नहीं होता है, ये भी प्रो रेनिन के फॉर्म में सिक्रीट होता है जो निष्क्रिय एंजाइम होता है ना। कोई भी प्रोटीलिटिक एंजाइम जो है, जो प्रोटीन का पाचन करता है, वो कभी भी
एक्टिवेटेड फॉर्म में सिक्रीट नहीं होता है। जब वो भोजन के साथ मिक्स होता है तब वो क्रियाशील अवस्था में आता है। ठीक, तो अब ये जो प्रोरेनिन होता है वो फिर रेनिन में चेंज हो जाता है जब मिल्क आता है। ये मेनली मिल्क के प्रोटीन को तोड़ता है, जो केसीन होता है मिल्क में उसको ये तोड़ता है। ठीक है, और केसीन और जो कैल्शियम आयन होता है उसको तोड़ के ये बना देता है कैल्शियम पैराकैसिनेट। ठीक, अब यहाँ पे ये चीज़ें हुई। तो रेनिन जो होता है वो नॉर्मली इन्फेंट्स में, मतलब शिशुओं में होता है, बहुत ज़्यादा ये एडल्ट्स में सिक्रीट नहीं होता है। ठीक, अब यहाँ से जो हमारा खाना है वो गृहिणी में आ गया या ड्यूडेनम में आ गया, है ना, जो इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है बाइल जूस। ठीक है, यहाँ पे बाइल जूस होता है जिसका मीडियम होता है क्षारीय, यहाँ पे अम्लीय मीडियम नहीं होता है। इसके अलावा जो ये इसके अलावा पैंक्रियाटिक जूस, अग्नाशयी रस भी होता है यहाँ पे, जिसमें मुख्यतः 3 एंजाइम होते हैं जो निकलते हैं और जो क्रियाशील अवस्था में नहीं होते हैं। वो क्या होते हैं, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ठीक है, जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 3 एंजाइम होते हैं जो एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं होते हैं। अब क्या होता है, ये जो ट्रिप्सिनोजन होता है वो एक्टिवेट होता है एंडोकाइनेज इलास्टेज, एक एंजाइम होता है, उसके द्वारा ये ट्रिप्सिनोजन एक्टिवेट होता है और कन्वर्ट होता है ट्रिप्सिन में। और जो ये ट्रिप्सिन होता है यही जो हमारे जब प्रोटीन हम लोगों ने तोड़ा, प्रोटीन टूटा था, है ना, जो प्रोटीन जैसे कि बताया था कि बीज से जैसे तोड़ देते हैं तो अलग अलग छोटे छोटे फॉर्म में बढ़ जाता है। तो क्या हुआ, अब यहाँ पे जो ये एंडोकाइनेज था इसने क्या किया, इसने ट्रिप्सिन बनाया और उसको प्रोटीन पे काम किया। ठीक है, जब प्रोटीन को तोड़ा तो ये वहाँ पे पेप्सिन जब था तो पेप्टोन, प्रोटीएज और पॉलीपेप्टाइड बना था। अब ये जो ट्रिप्सिन होता है ये पेप्टोन, प्रोटीएज और पॉलीपेप्टाइड पे काम करता है। ठीक है, ये एंजाइम जो होता है, और इनको क्या करता है, ओलिगोपेप्टाइड और डाईपेप्टाइड में बदलता है। डाईपेप्टाइड और ओलिगोपेप्टाइड क्या होते हैं, डाईपेप्टाइड मतलब जैसे कि 2 प्रोटीन के जो अणु होते हैं, मतलब छोटे अणुओं में इसको बदल देता है। अभी तक क्या था, पेप्टोन, प्रोटीओज और पॉलीपेप्टाइड थे, ये कुछ छोटे अणु थे, कुछ बड़े अणु थे, अलग अलग तरह के अणु थे, है ना। अब क्या किया इसने द्विअणुवी में या फिर एक अणु में या 3 अणु में बदल दिया। अब प्रोटीन का फॉर्म और छोटा हो गया। ठीक, अब जब छोटा हो गया तो ये गया इलियम में। इलियम भी इंटेस्टाइन का जो सबसे पार्ट होता है। ठीक है, अब इलियम में क्या होता है, इंटेस्टाइनल जूस होता है। ठीक है, आंतरिक रस होता है। ठीक, एरियम में जो ये होता है, यहाँ का पीएच होता है 8 से 8.5। ठीक है, यहाँ का पीएच होता है। यहाँ पे पेप्टाइडेजेस होते हैं। ठीक, अब जो हमारा है वो डाईपेप्टाइड और ओलिगोपेप्टाइड में बदल चुका है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, पेप्टाइडेजेस एंजाइम होते हैं, जैसे एमाइनो पेप्टाइडेज या कार्बोक्सिल पेप्टाइडेज। और अगर हमने प्रोटीन की संरचना देखी है तो उसमें क्या होता है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एक अमीनो ग्रुप होता है। तो ये जो एंजाइम है वो उन्हीं ग्रुप पे काम करते हैं। ठीक है, और फिर लास्ट में इनको अमीनो अम्ल में बदल देता है। और जो अमीनो अम्ल होता है वो क्या होता है, आंतों की दीवारों में अवशोषित हो जाता है और उसके बाद फिर ब्लड के माध्यम से हमारे शरीर में ट्रैवल करता है और हार्मोन जहाँ पे भी जिसकी ज़रूरत होती है सेल में जाता है। हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए ज़रूरत होती है, ब्लड के कंसंट्रेशन के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। हम लोगों ने पढ़ चुके हैं ये कि किन किन चीज़ों के लिए ज़रूरत होती है प्रोटीन की। उन सब कार्यों को ये सुचारू रूप से करता है। ठीक है, तो ये था प्रोटीन का डाइजेशन। आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिएगा ये सारी चीज़ें, और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप लोग पूछ भी सकते हैं। ओके, थैंक यू।